हेलो एवरीवन, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा कपास से रिलेटेड यानी कि सूती वस्त्र की जो निर्माण की प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे देखेंगे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स। इसमें क्या होगा, यानी सूती वस्त्र के निर्माण की प्रक्रियाएं कैसी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में डीपली हम लोग देखेंगे। देखते हैं कपास सूत का रूप ग्रहण कर सके इसके लिए उन्हें विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। यानी सूती वस्त्र निर्माण की विभिन्न प्रक्रियाएं इस प्रकार हैं। पहला जो पॉइंट है वो है कोए एकत्र करना। जब कपास के फूल झड़ जाते हैं तो उसके कोए, जिसको हम पॉन्ड्स कहते हैं, निकल आते हैं और ये कोए पकने के पश्चात आपस में क्या करने लगते हैं, फटने लगते हैं। जब इन्हें तोड़कर एकत्र कर लिया जाता है तो इन कोओं को हाथ से तोड़कर पृथक किया जाता है। ठीक है, इनको क्या किया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। और उचित समय पर यदि इन्हें एकत्र ना कर लिया जाए तो ढोढ़ भूमि पर गिर पड़ेगी, यानी गिर जाता है और भूमि की अनेक अशुद्धियाँ क्या करती है, कपास के रेशे को गंदा व बदरंग बना देती है और इससे रेशे क्या हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, कोए को एकत्र करते हैं, जिसको हम पॉन्ड्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो पॉइंट है बिनौले निकालना, यानी कि कोओं को एकत्र करने के बाद उसके बीज को हम क्या कहते हैं, बिनौले कहते हैं। यानी कि बिनौले को अलग कर दिया जाता है और इनको अलग करने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सलाई ओटनी, हाथ से ओटनी, फिर मशीन से ओटनी। ठीक है, सलाई से ओटने की बात किया जाए तो सलाई से ओटने की जो प्रक्रिया होती है वो कपास ओटने की सबसे सस्ती व साधारण विधि है और इसमें कपास ओटने से बिनौले जो होते हैं, यानी कि जो बीज होते हैं वो टूटते नहीं हैं और कपास मुलायम रेशों पर हुई कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। नाम के अनुसार इस विधि की जो सलाई होती है, यानी कि रोड, जिसको हम ओटनी कहते हैं, ये दो वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सलाई ओटनी में क्या क्या प्रयोग किया जाता है, सलाई का और ओटनी का, यानी कि दो वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पहला जो छड़ है, यह छड़ क्या होता है, 10 से 12 इंच तक लंबी और 3.5 से 5 सूत व्यास की होती है और ये बीच में क्या होता है, मोटा होता है और पीतल का बना हुआ होता है। और इसी छड़ के द्वारा क्या किया जाता है, बिनौलों को अलग किया जाता है। इसका भार इतना अधिक होता है कि ये अपने भार से कपास को क्या करता है, दबा देता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ओटनी द्वारा बिनौले को पृथक करने वाली मशीन ये है। कौन सी मशीन है, ओटनी को। फिर दूसरा जो पॉइंट है, ओटनी क्या है। ठीक है, ओटनी की बात की जाए तो ओटनी ये 8 इंच से 5 इंच चौड़ी व 1.5 इंच से 2 इंच मोटी शीशम, बबूल अथवा सागौन की बनी हुई होती है। यहाँ देखिए ये। फिर क्या होता है, बिनौले निकालने की विधि कैसे निकाली जाती है। इसमें ओटनी पर थोड़ी सी कपास बिछा करके उसके ऊपर छड़ रखी जाती है। देखिए यहाँ रखा गया है ना, इसके ऊपर छड़ रखी जाती है और छड़ के दोनों सिरों दोनों हाथों से दबाकर झटके से आगे की ओर ले जाए जाते हैं। देखिए यहाँ हाथ है, ये हाथ है और इसको इधर की तरफ से क्या करेंगे, घुमाएंगे। इससे क्या होगा, बिनौला अलग हो जाता है और इसी क्रिया को तब तक दोहराया जाता है जब तक कि सारे बिनौले क्या हो, आपस से अलग ना हो जाएं, उससे अलग ना हो जाएं। ठीक है, ये तो आपका था बिनौले निकालने की विधि। अब दूसरा पॉइंट है हाथ ओटनी। अभी आप लोगों ने देखा सलाई ओटनी, अब हाथ ओटनी क्या है इसके बारे में। यानी कि इसमें हाथ की सहायता से बिनौले निकाले जाते हैं। इनमें 2.25 फुट लंबे 2 बेलन होते हैं, जिसमें ऊपर का बेलन भारी व लोहे का तथा नीचे वाला बेलन खुरदरी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है और दोनों बेलनों का समांतर क्रम में एक हैंडल की सहायता से चलाया जाता है। दोनों बेलनों के मध्य यानी कपास रखकर, यानी कि बिनौला सहित यानी बीज सहित होता है, कपास को रख करके हैंडल घुमा दिया जाता है और यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और दोहराने से बिनौले व रेशे क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। अगला जो पॉइंट है आप लोगों ने देखा क्या, हाथ से ओटनी। अब क्या है, मशीन से ओटनी। मशीन से ओटने की बात की जाए तो आधुनिक युग में मशीनीकरण का युग है और आजकल कपास से बिनौले पृथक करने के लिए लोग मशीन का प्रयोग करते हैं और इस विधि में समय की भी बचत होती है और रेशे अच्छे से निकल जाते हैं। ठीक है,
तो ये था आपका, क्या था, मशीन ओटनी, हाथ ओटनी और क्या था, सिलाई ओटनी। ठीक है, ये आपके थे बिनौले निकालना। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है गांठें बांधना। इसमें क्या होता है, गांठें बांधने में, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेलिंग कहते हैं। गिनिंग, ओढ़नी के पश्चात साफ हुई कपास के रेशे को 500 पाउंड की गांठों के रूप में टाट लपेट कर लोहे की पत्तियों से कस दिया जाता है, जिससे कपास मिल में भेजने योग्य हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, बेलिंग कहते हैं। अगला है गांठों को खोलना व आपस में मिलाना, ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग, जिसको कहते हैं ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो मिल में रुई की गांठें पहुंचने के बाद गांठों को खोल दिया जाता है और रुई को ढीला करके फैला दिया जाता है और यंत्रों की सहायता से रुई के रेशे को सुलझाने का कार्य किया जाता है। इसमें 3 यंत्रों की सहायता से रुई सुलझाने का कार्य किया जाता है। वो यंत्र हैं, ब्रेकर है, मध्यवर्ती है, फिनिशर है। ये यंत्र क्या करते हैं, कपास को साफ करके उसकी चादरें बना देते हैं। ठीक है, तो वो मशीन कौन कौन से हैं, ब्रेकर है, मध्यवर्ती है और फिनिशर है। ठीक है, अगला है कॉर्डिंग। कॉर्डिंग की बात की जाए तो ये, इसमें क्या होता है, कई प्रक्रियाओं के बाद प्राप्त कपास की मोटी चादरों में से कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं और कॉर्डिंग की प्रक्रिया में इन अशुद्धियों को निकालना ही क्या कहलाती है, कॉर्डिंग कहलाता है। यानी कॉर्डिंग मीन्स होता है कंघी करना, यानी कि अशुद्धियों को निकालना। ठीक है, यानी कि इन गंदगियों को निकालना ही कॉर्डिंग कहलाती है। अगला जो प्रोसेस है वो है डबलिंग। डबलिंग, इस प्रक्रिया में कई कार्ड स्लाइवर को एक साथ मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया रेशों को पास सट जाने में सहायता प्रदान करती है और इसकी जो रचना होती है वो सघन होती है। ठीक है, इसकी रचना की बात की जाए तो इसकी रचना क्या होती है, सघन होती है। अगला है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग मीन्स होता है कंघी करना। एक पॉइंट ध्यान देना, कॉर्डिंग मीन्स होता है कपास यानी गंदगियों को, रेशे के गंदगियों को, अशुद्धियों को निकालना, और कंघी करना यानी कॉम्बिंग मीन्स होता है कंघी करना, कॉर्डिंग मीन्स होता है अशुद्धियों को निकालना। अब यहाँ जो 7वां पॉइंट है वो है कॉम्बिंग, यानी कॉर्डिंग प्रक्रिया के पश्चात तंतुओं को समांतर क्रम में रख करके उन पर कंघी की जाती है। इस प्रकार में क्या होता है, जो लंबे व छोटे रेशे हैं उनको अलग अलग किया जाता है। लास्ट पॉइंट है पूनी बनाना। लास्ट नहीं है, पूनी बनाना। कपास की 1 इंच व्यास की छोटी तथा पतली पूनियाँ बनाई जाती हैं और इसके पहले हल्का सा घुमाव दिया जाता है, फिर उसे बीबिंग पर लपेटकर रोविंग फ्रेम पर चढ़ा दिया जाता है। इस अवस्था में धागा क्या होता है, मोटा होता है और इसे खींचकर पहले से अधिक महीन किया जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोनी बनाना। फिर है क्या, स्पिनिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। स्पिनिंग की बात की जाए तो स्पिनिंग भी उपयुक्त प्रक्रियाओं से प्राप्त पूनियों की कताई पर चढ़ा दिया जाता है और इन बड़ी बड़ी मशीनों पर तेज गति से रोलर लगे होते हैं और इस रोलर से धागा स्वयं खींचता हुआ जाता है और उसमें ऐंठन होकर के वो लिपटता जाता है। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, स्पिनिंग। स्पिनिंग का अर्थ होगा कताई करना। बुनाई की बात की जाए, जब धागा तैयार हो जाता है तो वस्त्रों को क्या किया जाता है, ताना और बाना की प्रक्रिया को, यानी ताना और बाना को क्या किया जाता है, आपस में सटाया जाता है, नहीं परस्पर आपस में गूंथा जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बुनाई कहा जाता है। ठीक है, बुनाई की बात की जाए जैसे तौलिया के लिए कट पाई, लट्ठे वाइल, सादी बुनाई, प्लेन बुनाई, बीबो बुनाई, कई सारी ये सब क्या हैं, बुनाई के प्रकार हैं। लास्ट में क्या होता है, परिष्कृत एवं परिसज्जा होती है, यानी कि सूती वस्त्र निर्माण के लिए अंतिम प्रक्रिया जो है वो परिसज्जा है, यानी कपड़ों में मार देना, रोएं साफ करना, छपाई करना, अन्य प्रकार की प्रक्रियाएं करना जिससे वस्त्र क्या हो, सुंदर तथा आकर्षक दिखे। इसीलिए क्या किया जाता है, उस पर परिसज्जा किया जाता है। तो ये था क्या, वस्त्र निर्माण की क्या थी, सूती वस्त्र निर्माण की प्रक्रियाएं थी। सूती वस्त्र निर्माण की कई सारी प्रक्रियाएं हैं। जो पहला पॉइंट आपका है कोए एकत्र करना, बिनौले निकालना, फिर क्या है, फिर है गांठें बांधना जिसको हम क्या कहते हैं, बेलिंग कहते हैं। फिर है गांठों को खोलना व मिलाना यानी कि ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग। फिर अगला जो पॉइंट है कार्डिंग है, डबलिंग है, कॉम्बिंग यानी कंघी करना है, स्लेवरिंग यानी कि पूनी बनाना है। फिर क्या है, पूनी बनाना है।
फिर क्या होता है स्पिनिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। फिर बुनाई होगा, फिर इस पर फिनिशिंग की जाएगी यानी कि परिसज्जा किया जाएगा। यानी वस्त्र का जो अंतिम रूप है वही आपका परिसज्जा है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।